दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है हमारा डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। तो ये चैप्टर और ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए भी, और यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे और आपसे इस चैनल के साथ जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए है इसकी लंबाई और न्यूक्लियस यानी केंद्रक की लंबाई कितनी होती है, ज़रा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं। उससे पहले हम सभी जानते हैं कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये केंद्रक हर एक कोशिका में पाया जाता है। हर एक कोशिका में केंद्रक हैं, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो यदि आप एक जीव का कोई एग्जाम्पल ले, जैसे हम यहाँ पर एक जीव का एग्जाम्पल लेते हैं स्तनधारियों में। ठीक है, स्तनधारी जीव के कोशिका के में मौजूद केंद्रक में मौजूद डीएनए को अगर हम देखें और यदि उसकी लंबाई को नापने का प्रयास करें तो उसकी लंबाई किस तरह से निकल कर आएगी। मतलब एक कोशिका में जो डीएनए मौजूद है केंद्रक के अंदर, उसकी लंबाई कितनी है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है इसको निकालने का तरीका। हम क्या करेंगे, टोटल क्षार युग्मक जो होगा, है ना, कुल क्षार युग्मक, कुल क्षार युग्मक डीएनए पर मौजूद टोटल बेस पेयर, कुल क्षार युग्मक, और उसको हम गुना कर देंगे दो क्षार युग्मक के बीच की दूरी से, है ना। तो जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुल क्षार युग्मक को हम लोग गुना कर देंगे किससे, तो दो क्षार युग्म के बीच की दूरी, दो क्षार युग्म के बीच की दूरी। ठीक है, तो स्तनधारी जीव में हम देख रहे हैं, हम लंबाई निकाल रहे हैं किस चीज़ की, डीएनए की लंबाई निकाल रहे हैं। डीएनए की लंबाई निकालने का एकदम आसान तरीका है कि टोटल कितना क्षार युग्मक है, उसमें बेस पेयर है। ठीक है, और उस दोनों ही बेस पेयर के बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो सिंपली हमको क्या निकल करके आ जाएगा, हमें मिल जाएगा उस पूरे डीएनए का लेंथ निकल जाएगा, है ना, उसकी लंबाई निकल जाएगी। तो कुल क्षार युग्मक की जो संख्या होती है स्तनधारी जीव में, वो होता है 6.6 × 10⁹। ठीक है, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। कितना हो गया, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। इतने क्षार युग्मक मौजूद होते हैं एक स्तनधारी जीव के डीएनए की में, इतने क्या होते हैं, क्षार युग्मक मौजूद होते हैं। और प्रत्येक क्षार युग्मक के बीच की दूरी क्या होती है, ये हम सभी जानते हैं। कितना होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, 0.34 नैनोमीटर मैंने आपको बताया था। अब इस नैनोमीटर को ज़रा सा हम इस तरह से लिख लेते हैं, × 10⁹। ठीक है, × 10⁹। ये समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 10⁹, इसको हम लोग मीटर में कर लेते हैं पर बेस पेयर। प्रति बेस पेयर के बीच या क्षार युग्म के बीच की जो दूरी है वो 0.34 नैनोमीटर होता है, उसको हम लोग मीटर में बदल रहे हैं। तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे में प्रति बेस पेयर, हर एक क्षार युग्म के बीच की दूरी निकाला गया है ये। और टोटल आपके पास कितना क्षार युग्म है स्तनधारी जीव के केंद्रक के अंदर, डीएनए की जो क्षार युग्मक की जो संख्या है वो इतनी है। इस दोनों को जब हम गुना कर देंगे तो आपको पता है ये कितना निकल कर आएगा, ये लगभग निकल करके आएगा 2.2 मीटर। 2.2 मीटर। अब आप इस बात को समझिए ज़रा, हर एक कोशिका में मौजूद हर एक केंद्रक में जो डीएनए पाए जाते हैं स्तनधारी जीव में, उसकी लंबाई 2.2 मीटर होती है। कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। अब देखिए ज़रा सा, ये मौजूद कहाँ है, तो केंद्रक के अंदर मौजूद है। तो ज़रा सा केंद्रक की लंबाई देख लीजिए, केंद्रक की लंबाई और चौड़ाई यानी डायमेंशन जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, इस दोनों को जोड़ के हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन क्या है,
है ना, डायमेंशन क्या है केंद्रक की, तो ये आपको लगभग निकल करके आता है 10 टू द पावर -2, है ना, 10 टू द पावर -2 नहीं, -6 मीटर, 10 टू द पावर -6 मीटर। अब ज़रा सा आप इस दोनों को कंपेयर कीजिए, ज़रा इसको कंपेयर कीजिए और इसको कंपेयर कीजिए, आपको क्या समझ में आ रहा है, आप खुद समझिए इस बात को कि डीएनए की जो लंबाई निकल करके आ रही है वो 2.2 मीटर आ रही है। अब 2.2 मीटर आप समझ रहे हैं कितना होता है, बहुत ही लंबा हो गया, है ना, लगभग 6 फीट के इंसान से भी ज़्यादा। और केंद्रक कितना हो गया, 10 टू द पावर -6 मीटर हो गया, मतलब ऐसा कि आपको दिखेगा ही नहीं, माइनस में जा रहा है एकदम, 10 टू द पावर -6 मीटर। तो इतने छोटे केंद्रक पर इतना बड़ा डीएनए कैसे अरेंज होता है, इसी को हम लोग पैकेजिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। कहने का मतलब कि ये न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा हो गया और डीएनए की लंबाई बहुत अधिक हो गई, तो इतने छोटे साइज में जो ये जो है डीएनए जो है वो कैसे अरेंज होता है, कैसे उपस्थित होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो इसी को पढ़ने के लिए हमारे पास ये टॉपिक है डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। ठीक है, अब देखिए, अब ज़रा सा टॉपिक को शुरू करते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, ज़रा सा ये समझिएगा कि एक आपके पास क्या है कि 2 मीटर का एक तार है, लंबा तार है, और उसको आप चाहते हैं कि आप कम से कम जगह पर उसको क्या कर ले, एक जगह करके रखिए, उसको कम से कम जगह वो छेक पाए। तो आप क्या करेंगे, उसको लंबा तो नहीं रखेंगे, आप उसको मोड़ देंगे, इस तरह से घुमा देंगे, है ना। जैसे कि मान के चलिए एक धागा है और एक बॉल है, उस बॉल के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, तो ऊन को, मतलब उस धागे को क्या कर दे रहे हैं, ऐसे करके लपेट दे रहे हैं चारों तरफ से, जितना आप कर सकते हैं कॉइलिंग उतना करके आप लपेट दे रहे हैं। तो आपको इतने बड़े गेंद पर इतना बड़ा धागा क्या हो गया, सिमट कर आ गया, तो वो सिर्फ इतना ही जगह छेक रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार क्या करना होता है कि डीएनए की जो कुंडली होती है उसका भी पैकेजिंग खूब उसी तरह का होता है ना। न्यूक्लियोसोम होती है, एक संरचना होती है न्यूक्लियोसोम जो बनाए जाते हैं, और उसके ऊपर ये धागा जो है डीएनए का ये लपेट दिया जाता है, लपेटा हुआ रहता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पर पैकेजिंग हो जाता है। इतने लंबे डीएनए जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं इतने छोटे न्यूक्लियस में। तो चलिए ज़रा सा हम समझते हैं कि किस तरह से ये काम होता है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि डीएनए जो है, डीएनए के बारे में आप क्या जानते हैं कि डीएनए जो है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, ये जानते हैं। डीएनए जो है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। क्यों होती है अम्लीय प्रकृति की, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, जो डीएनए को अम्लीय प्रकृति देता है। ठीक है, और अम्लीय प्रकृति होने के कारण जो डीएनए है इस पर एक चार्ज नज़र आता है, और ये चार्ज कैसा नज़र आता है, तो ऋण आवेश, है ना, ऋण आवेशित ये नज़र आता है, निगेटिवली चार्ज नज़र आता है। ठीक है, तो डीएनए हो गई अम्लीय प्रकृति की, डीएनए कैसा हो गया, अम्लीय प्रकृति का हो गया। तो देखो, और ऋण आवेशित हो गया, तो अगर खुद से दिमाग लगाओ कि अगर कोई प्लस चार्ज वाला हमारे पास कोई स्पेसिस हो, प्लस चार्ज वाला धन आवेशित अगर ऐसा कोई चीज़ हो, तो उस पर बहुत अच्छे तरीके से ये क्या कर लेगा, अपने आप को लपेट लेगा। समझ रहे हैं ये बात, अपने आप को लपेट लेगा। तो क्योंकि धन आवेशित और ऋण आवेशित आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करके रखेंगे, पकड़ करके रखेंगे, तो इसकी अम्लीय प्रकृति होती है, ऋण आवेशित होती है। तो इस कारण यहाँ पर एक चीज़ चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ स्पेसिस चाहिए जो अगर धन आवेशित हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि वो क्षारीय प्रकृति की हो। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन मदद करते हैं, एक प्रोटीन मदद करता है, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। इस प्रोटीन का क्या नाम है, हिस्टोन नाम है। ये हिस्टोन प्रोटीन जो हैं ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं क्षारीय गुण के। ठीक है, क्षारीय गुण के होते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन। कैसे होते हैं, क्षारीय गुण के होते हैं। अब ये क्षारीय गुण के क्यों होते हैं, तो देखिए जो अमीनो अम्ल होते हैं, है ना, जो एमिनो एसिड के हम बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अमीनो अम्ल के बारे में, और हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर ही क्या बनाते हैं, प्रोटीन की एक प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन की श्रृंखला बनाता है। तो निर्भर करता है प्रोटीन कैसा है, मतलब उसमें गुण कैसा है, वो धन आवेशित है या ऋण आवेशित है या वो क्षारीय है, वो निर्भर करता है कि उसमें मौजूद अमीनो अम्ल कैसे हैं।
तो इस हिस्टोन में जो अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल, है ना। जो अमीनो अम्ल होते हैं वो अलग अलग प्रकृति की होती है। कुछ अमीनो अम्ल क्षारीय गुण के होते हैं, कुछ जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, कुछ जो है वो उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्षारीय गुण इसमें नज़र आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अमीनो अम्ल मौजूद हैं वो क्षारीय अमीनो अम्ल हैं। और ये कौन से क्षारीय अमीनो अम्ल हैं? तो 2 अमीनो अम्ल का आप नाम याद रखेंगे जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन प्लस आर्जिनिन। तो कहने का मतलब इस हिस्टोन प्रोटीन, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है लंबा सा, इस हिस्टोन प्रोटीन पर जो अमीनो अम्ल आपको मिलेंगे खास करके, जो अमीनो अम्ल आपको मिलेंगे खास करके वो कौन से होंगे? तो वो होंगे लाइसिन और कौन से होंगे? आर्जिनिन होंगे, आर्जिनिन। इसी अमीनो अम्ल के कारण हिस्टोन जो प्रोटीन है वो क्षारीय गुण का हो जाता है, और इसी के कारण जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कैसा हो जाता है? धनात्मक हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो हिस्टोन प्रोटीन धन आवेशित और डीएनए ऋण आवेशित। अब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये क्या कर लेंगे? अपने आप को लपेट लेंगे डीएनए और हो जाएगा पैकेजिंग। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो सिर्फ वो अकेला नहीं होता है, इसके बहुत सारे चचेरे भाई होते हैं, मतलब इसके बहुत अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं जो मदद करते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ज़रा सा देखिए। एक को हम लोग बोलते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन, नाम है सबका H1 हिस्टोन प्रोटीन। एक को कहते हैं H2A हिस्टोन प्रोटीन, एक को कहते हैं H2B हिस्टोन प्रोटीन। 3 हो गए H2B हिस्टोन प्रोटीन। एक को कहते हैं H3 हिस्टोन प्रोटीन और एक को कहते हैं H4 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन में भी आपको कितने तरह के प्रोटीन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तरह के प्रोटीन दिख रहे हैं। ये पांचों प्रोटीन क्या करते हैं? आपस में इस चारों का, देखिए ये जो चारों मैंने लिखा है, ये और ये, इन सभी प्रोटीन के 2-2 चेन, 1 2 3 4, इस चारों प्रोटीन के 2-2 चेन यानी 2-2 श्रृंखला मिलकर कितने हो गए? 4 दूने 8 हो गए। तो ये एक क्या बनाते हैं? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉल की तरह एक संरचना बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोन अष्टक बोलते हैं उसको। कैसे बना लेंगे ये? तो कुछ इस तरह की संरचना बनती है, कुछ इस तरह की संरचना बनती है। इस संरचना में क्या है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोन ऑक्टेमर या हिस्टोन अष्टक। इस हिस्टोन अष्टक में मतलब ये क्या है? हिस्टोन अष्टक क्या है? तो ये इस चारों प्रोटीन के 2-2 मॉलिक्यूल्स, 2-2 अणु से मिलकर, 2-2 चेन से मिलकर बने हुए हैं। ये बॉल की तरह बन गए हैं। तो यही हिस्टोन ऑक्टेमर है। समझ में आ गया? इस चारों के, और H1 अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? हिस्टोन ऑक्टेमर बन गया। अब इसके ऊपर क्या रहेगा? तो इसके ऊपर डीएनए जो है वो मुड़ा हुआ रहेगा, घुमा हुआ रहेगा इस तरह से। सपोर्ट चाहिए ना डीएनए को। अगर डीएनए को मुड़ना ही है, एक ही जगह रहना है, तो इसको सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट इसको कौन दे रहा है? हिस्टोन का ऑक्टेमर दे रहा है। हिस्टोन का ऑक्टेमर क्या है? तो ये हिस्टोन के ये चारों जो अणु है, जो चेन है, उससे मिलकर बना हुआ है, ये गोलाकार संरचना की तरह। ठीक है, तो ये क्या बन गया? हिस्टोन ऑक्टेमर बन गया। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से डीएनए डबल स्ट्रैंड द्विकुंडलित डीएनए आ रहा है। ठीक है, अब ज़रा सा मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ। ये डीएनए द्विकुंडलित संरचना है, ये है ना, इसके बीच में बेस पेयर है इस तरह से। अब क्या होगा कि ये इसके ऊपर क्या करेगा? टर्न मारेगा, इस तरह से घूमेगा ऐसे करके इसके ऊपर, है ना। तो ये जो है, इसको मैं ज़रा सा ऐसे दिखा दूँ, ऐसे, ये देखिए, देख पा रहे हैं? ये एक बार टर्न मारा, ये एक बार घूमा, फिर ये एक बार क्या करेगा? और घूमेगा इसके ऊपर, ये एक बार इसके ऊपर और घूमेगा। तो क्या हो गया यहाँ पर? इस हिस्टोन ऑक्टेमर, हिस्टोन अष्टक के ऊपर जो डीएनए की कुंडली है वो कितनी बार घूमी? 2 बार घूमी। कितनी बार? 2 बार घूमी। अब देखो, तो क्या काम पूरा हो गया? नहीं हो गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टेमर होंगे, ऐसे ऐसे क्या होंगे? बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टेमर होंगे।
हिस्टोन ऑक्टेमर क्या है और कैसे बने हैं आपको समझ में आ गया। चलिए अब क्या होगा कि ये फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से क्या करेगा, राउंड मारेगा, एक बार घूमेगा और फिर यहाँ से जो है दूसरा बार घूमेगा, 2 बार इसको लपेटेगा। तो हर एक हिस्टोन ऑक्टेमर क्या होंगे यहाँ पर कि 2 बार जो डीएनए की कुंडली है ये क्या करेगा, इसको 2 बार लपेटेगा। कितने बार लपेटेगा, 2 बार लपेटेगा, 1 बार और 2 बार, ठीक है। उसी तरह इस हिस्टोन ऑक्टेमर को भी डीएनए की कुंडली 2 बार क्या करेगा, लपेटेगा। समझ में आ गया। और अंत में यहाँ से जो है डीएनए की कुंडली क्या हो गई, बाहर निकल गई इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर अंत में एक प्रोटीन बचा हुआ है अभी। कौन सा प्रोटीन बचा हुआ है, तो H1 प्रोटीन बचा हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, इस H1 प्रोटीन से, इस H1 हिस्टोन प्रोटीन से ये क्या करेगा, इस तरह से इसको पकड़ लेगा। समझ रहे हैं। सीधी सी बात है कि आप क्या कर रहे हैं, एक रस्सी है आपके पास और 4 गेंद है आपके पास, ढेर सारी ऐसे ऐसे गेंद मिलेंगे आपको, मतलब हिस्टोन ऑक्टेमर मिलेंगे, और उसको क्या कीजिए, ऐसे करके लपेट दीजिए और लपेट के एकदम खींच लीजिए और खींच के बगल में एक खूंटा गाड़ दीजिए और उस पर भी ऐसे करके लपेट दीजिए, ताकि इसके सपोर्ट में ये सारा जुड़ा हुआ रहे। यानी ये सपोर्ट दे रहा है इन सभी को, ठीक है। और ये हिस्टोन ऑक्टेमर सपोर्ट दे रहा है किसको, तो डीएनए की कुंडली को। समझिएगा, डीएनए की कुंडली को सपोर्ट देने का काम कौन कर रहा है, तो ये हिस्टोन ऑक्टेमर। हर एक डीएनए की कुंडली को सपोर्ट देने का काम कर रहा है हिस्टोन ऑक्टेमर, और इन सभी हिस्टोन ऑक्टेमर को सपोर्ट देने का काम कर रहा है H1 प्रोटीन। समझ रहे हैं। एक खूंटा है बगल में और खूंटा से भी सबको अगर बांध देंगे तो टाइटली, बहुत ही अच्छे तरीके से, मजबूती से ये बंधे हुए रहेंगे। समझ में आ गई ये बात। तो हिस्टोन ऑक्टेमर क्या है, सबसे पहले हिस्टोन क्या है, हिस्टोन एक प्रोटीन है, क्षारीय गुण रखते हैं क्योंकि इसके अंदर क्षारीय अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, खास करके लाइसिन और आर्जिनिन पाए जाते हैं। ये धन आवेशित होता है और डीएनए अम्लीय प्रकृति की होती है फॉस्फेट के कारण, और ये ऋण आवेशित होती है। तो इस प्रोटीन के ऊपर, इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये डीएनए क्या कर लेता है, अपने आप को लपेट लेता है। लेकिन उससे पहले ये जो प्रोटीन है, ये इसके 4 तरह के जो प्रोटीन है, ये 4 तरह के इसके 2-2 मॉलिक्यूल से मिलकर टोटल 8 हो गए, 4 दूने 8, और मिलकर एक गोलाकार संरचना बना लिया जिसको हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं, अष्टक कहते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे अष्टक हैं, और उसके ऊपर हर एक अष्टक के ऊपर डीएनए की कुंडली ने क्या किया है, 2 बार राउंड मारा है, 2 बार मारा है। और अंत में यहाँ पर H1 प्रोटीन है जो क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, इन सभी को बांध कर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गई डिटेल बात। अगर आप इसे क्या करेंगे, अगर जब न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की मदद से, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये कुछ इस तरह से, देखिए, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से, है ना। ज़रा सा मैं इसको स्पष्ट करूँ आपको तो ऐसे नज़र आएगा। देखिए, अच्छे से समझना है, कहीं जाना नहीं है, भागना नहीं है। ये ऐसे, ठीक है। तो जब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से केंद्रक के अंदर, तो ये पैकेजिंग आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, कुछ इस तरह से नज़र आएगा, है ना। आपको बीच में एक बॉल की तरह, दाने की तरह, जैसे कि मान के चलिए एक माला है और माला में क्या है, मोती है। तो आपको उस माले में बीच बीच में क्या दिखेगी, मोती दिखेगी। तो ये जो मोती है, इस मोती को क्या कहते हैं, ये तो पैकेजिंग किया हुआ है ना, ये वही है, यही मोती है वो, ये वही है, ये क्या है, ये वही है। समझ में आ गई बात। तो इस संरचना को देखिए, ये क्या है आपका, ये तो पूरा का पूरा हिस्टोन ऑक्टेमर है, और इसके ऊपर लिपटा हुआ क्या है, ये डीएनए की कुंडली है। इस पूरी संरचना को एक नाम दिया जाता है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इसका एक नाम होता है। तो इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोसोम। इसका क्या नाम होता है, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम नाम होता है इसका, ठीक है। तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियोसोम है। ये सभी के सभी आपके क्या है, न्यूक्लियोसोम है। तो आपको किस तरह से दिखेंगे, तो आपको दिखेगा कि एक लंबा सा धागा है और उसके ऊपर बहुत सारे मोती की तरह छोटे छोटे दाने की तरह चीज़ें हैं, जो असल में क्या है, न्यूक्लियोसोम है। और इसी धागे को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्रोमेटिन बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन। ये जो धागा आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियोसोम के साथ, इस धागे को क्या बोला जाता है, डीएनए। इसमें क्या है, इसमें डीएनए की भी कुंडली है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी है। तो ये आपको क्या बन गया, ये क्रोमेटिन बन गया। समझ में आ गई बात।
अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है और एनसीईआरटी का जो डाटा है आपका वो क्या है कि न्यूक्लियोसोम है, इसके ऊपर डीएनए की कुंडली हिस्टोन प्रोटीन के अष्टक के ऊपर डीएनए की कुंडली 2 बार घूमी हुई है। तो इस डीएनए की कुंडली पर क्या होंगे, कुछ बेस पेयर तो जरूर होंगे, क्षार युग्मक तो जरूर होंगे, क्योंकि डीएनए पर क्या है, हर एक जगह क्षार युग्मक मौजूद है। तो इसके ऊपर भी क्षार युग्मक, मतलब जितना डीएनए का भाग इसके ऊपर आया घूमा उसमें टोटल कितने क्षार युग्मक मौजूद होते हैं। तो एनसीईआरटी में ये डाटा है वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर प्रति न्यूक्लियोसोम, मतलब हर एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर 200 क्षार युग्मक मौजूद हैं इस डीएनए के ऊपर, यानी इस हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर। तो ये आप याद रख लीजिएगा इस डाटा को। समझ में आ गई बात? तो चलिए, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 200 बेस पेयर प्रति न्यूक्लियोसोम है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल कितने न्यूक्लियोसोम चाहिए, टोटल कितने न्यूक्लियोसोम चाहिए किस चीज़ के लिए, इस पूरे स्तनधारी जीव के, इस पूरे क्या चीज़ के, मतलब इस पूरे डीएनए की जो लंबाई है, जो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर की जो लंबाई है, इसको पूरा तरह से समेटने के लिए कितने न्यूक्लियोसोम की आवश्यकता होगी। तो आपको क्या करना है, बस 6.6 × 10⁹ बेस पेयर को 200 से क्या कर देना है, भागा कर देना है, 200 से भागा दे देना है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने न्यूक्लियोसोम लगेंगे इतने लंबाई वाले डीएनए को क्षार युग्मक को क्या करने के लिए, लपेटने के लिए, है ना। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेडिकल के एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम में। समझ में आ गया? तो चलिए, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इसके आगे देखते हैं कि क्या हमें अब पढ़ना है। चलिए चलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कुछ इस तरह से आपको केंद्रक के अंदर नज़र आते हैं, कुछ इस तरह से केंद्रक के अंदर आपको नज़र आते हैं। एक लंबा सा धागा दिखता है और इसके ऊपर बहुत दाने की तरह इस तरह से दिखते हैं, गेंद की तरह, दाने मोती की तरह इस तरह से आपको नज़र आते हैं। तो असल में इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इस धागे को बोलते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या है, तो क्रोमेटिन के अंदर न्यूक्लियोसोम है और डीएनए की कुंडली है। न्यूक्लियोसोम यानी कि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी है। न्यूक्लियोसोम किस चीज़ से बना हुआ है स्पेशली, तो हिस्टोन ऑक्टेमर से, अष्टक से बना हुआ है, और अष्टक में क्या है, तो हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये जो आपका क्रोमेटिन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन नाम दे रहे हैं, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, क्रोमेटिन। तो इस क्रोमेटिन में क्या क्या मौजूद है ज़रा सा बताइए। तो इस क्रोमेटिन के अंदर जो है हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है, प्लस क्या मौजूद है यहाँ पर कि हिस्टोन प्रोटीन तो हो ही गया, और यहाँ पर क्या है कि डीएनए की कुंडली है, डीएनए की कुंडली है। हिस्टोन का भी क्या है यहाँ पर, ऑक्टेमर है, अष्टक है, हिस्टोन के अष्टक हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तो समझ में आ गई बात? तो ये हिस्टोन, ये क्या है, ये क्रोमेटिन है और इस पर हिस्टोन और प्लस डीएनए की क्या है, कुंडली। अब देखिए, जब कोशिका विभाजन शुरू होता है तो कोशिका विभाजन शुरू होने से पहले, यानी जब मेटाफेज आता है, आप लोग पढ़ेंगे, जब आप क्या पढ़ेंगे, जब सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन क्लास 11th में ही पढ़ा जाता है ये। तो क्या होता है कि जब मेटाफेज आता है, सेल डिवीज़न के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान एक चरण होती है मेटाफेज, जब ये आता है तो ये जो आपको दिख रहा है क्रोमेटिन, ये क्या हो जाता है, क्वाइल हो जाता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, कुंडलित हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह का नज़र आने लगता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बना रहा हूँ इसको, ये कुंडलित हो जाता है, बहुत अधिक क्या हो जाता है, ये मुड़ जाता है, कुंडलित हो जाता है, कुछ इस तरह से, ऐसे, है ना, बहुत अधिक क्या हो जाता है, ये कुंडलित हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, क्वाइल्ड हो जाएगा। जब मेटाफेज स्थिति आता है कोशिका विभाजन के समय, तो इसकी जो क्वाइलिंग है वो बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको नज़र आने लगते हैं। और ये है हमारा क्रोमोसोम, ये क्या है, हमारा गुणसूत्र है, ये क्या है, गुणसूत्र, ठीक है। अब इस गुणसूत्र के ऊपर क्या होता है, इस गुणसूत्र के ऊपर भी एक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रोटीन का नाम है हमारा
नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यानी गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन, गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन, गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन है ना। नॉन क्रोमोसोमल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोटीन है ये सिर्फ क्रोमोसोम गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और ये जो प्रोटीन है ये हिस्टोन नहीं है, इसका मतलब ये है। अब क्या होता है कि ये जो भी चीज़ आप देख रहे हैं मेटाफेज स्थिति पर, तो ये क्या होते हैं, ये इस गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन से कुछ इस तरह से लिपट जाते हैं, है ना। इसको चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, तो कुछ इस तरह की बात हो जाती है। ठीक है, देखिए इस तरह से कुछ इस तरह की ये बात हो जाती है। समझ में आ गया। समझ लीजिए कि बीच में ये है और ये मान के क्या है, तो ये गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन है और इसके ऊपर से ये लिपट गया है पूरा का पूरा क्या चीज़, ये क्रोमेटिन का भाग। ठीक है ना, ये क्रोमेटिन का भाग क्या हो गया है, लिपट गया है इस तरह से। तो क्रोमोसोम के ऊपर आपको कुछ इस तरह से क्रोमेटिन मिलेंगे लिपटे हुए। क्या मिलेंगे, क्रोमेटिन मिलेंगे लिपटे हुए। बड़ा ही खूबसूरत तस्वीर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से तो कुछ टोटल के टोटल आपको इस तरह से दिखते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर ये जाकर लिपट जाते हैं, लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब दो और पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। एक पॉइंट क्या हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, कहा गया है कि ये क्रोमेटिन जो ये दो तरह के हैं। ये क्रोमेटिन दो तरह के हैं, एक है यूक्रोमेटिन, एक है यूक्रोमेटिन, ठीक है, और दूसरा है हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन, इस बोला गया कि ये जो क्रोमेटिन है ये दो भाग में डिवाइड है, एक यूक्रोमेटिन और एक हेटेरोक्रोमेटिन। तो ज़रा सा हम समझ लेते हैं कि यूक्रोमेटिन क्या होता है और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। देखिए कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या अंतर है। देखिए यूक्रोमेटिन जो है वो क्रोमेटिन का वह भाग है, इस क्रोमेटिन का वह भाग यूक्रोमेटिन है जो ढीले ढाले बंधे होते हैं। जो कैसे होते हैं, ढीले ढाले बंधे होते हैं, जो ढीले ढाले बंधे होते हैं। ठीक है, यूक्रोमेटिन क्रोमेटिन का वह भाग है जो ढीले ढाले बंधे होते हैं। कहने का मतलब, एक टुकड़ा को आप निकाल लीजिए, समझिए कि यहाँ से हमने इस टुकड़ा को निकाल लिया इस तरह से। ठीक है, ये टुकड़ा जो है इस तरह से निकल गया, इस तरह से यहाँ से ये टुकड़ा निकल गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोसोम है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टेमर हैं और डीएनए की कुंडली है। तो यहाँ पर जो ये हिस्टोन ऑक्टेमर है और ये जो डीएनए की कुंडली है, इसके ऊपर भी जो डीएनए की कुंडली है, इसके बीच में जो बंधाव होता है, यानी जो मतलब जुड़ाव होता है, वो उतना मजबूत नहीं होता है। ये हिस्टोन ऑक्टेमर है और इसके ऊपर जो घुमा हुआ है डीएनए की कुंडली, ये इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। मतलब ये कुंडली जो मतलब पकड़े हुए हैं न्यूक्लियोसोम को, तो ये ढीले ढाले तरीके से बंधे होते हैं। तो इस भाग को, अगर इस भाग में क्या है कि ढीले ढाले बंधे हुए हैं न्यूक्लियोसोम से, डीएनए की कुंडली ढीले ढाले तरीके से बंधी हुई है, तो इस भाग को हम क्या बोल सकते हैं, यूक्रोमेटिन बोल सकते हैं। समझ में आ गई ये बात। चलिए, यूक्रोमेटिन के बारे में एक और बात बताई गई कि यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो अनुलेखन के नज़रिए से, है ना, अनुलेखन के लिए सक्रिय होते हैं, अनुलेखन के लिए सक्रिय होते हैं। यानी यह भाग यूक्रोमेटिन जहाँ पर ढीले ढाले ये बंधे होते हैं न्यूक्लियोसोम से, तो ये भाग अनुलेखन के लिए सक्रिय होते हैं। अनुलेखन जानते हैं ना, डीएनए से आरएनए बनना, है ना, ये सब मदद करेंगे। इससे क्या बनेंगे, फिर एक स्ट्रैंड वाला आरएनए बनेगा, इसको अनुलेखन कहते हैं। तो आप खुद समझिए कि जो अगर ढीले से बंधे हुए हैं वो फ्री हो जाएंगे, यहाँ से छूट सकते हैं यहाँ से, तो उससे क्या हो जाएगा कि आरएनए बन सकता है, यानी वो अनुलेखन के लिए सक्रिय है। और जो बहुत ही टाइट से बंधे हुए हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं।
है ना। हेटेरोक्रोमेटिन हम किसे बोलेंगे, तो केंद्रक में मौजूद क्रोमेटिन का वह भाग जो काफ़ी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं कि काफ़ी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, ये काफ़ी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं। किससे, न्यूक्लियोसोम से, यानी डीएनए का वह डीएनए कुंडली की वह भाग जो न्यूक्लियोसोम के ऊपर बहुत ही टाइटली, बहुत ही मजबूती से बंधे हुए हैं, है ना। तो उसको हम, उस पार्ट को कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। और अनुलेखन के लिए ये निष्क्रिय होते हैं, है ना, निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय कहने का मतलब आप खुद समझिए कि जब ये इतने टाइटली बंधे हुए हैं न्यूक्लियोसोम से, तो ये फिर डीएनए का यह भाग फिर आरएनए बनाने में मदद नहीं कर पाएगा। तो अनुलेखन के लिए ये क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। समझ में आ गई बात। ये हो गया हेटेरोक्रोमेटिन, ये हो गया यूक्रोमेटिन। क्रोमेटिन का वह भाग जो न्यूक्लियोसोम से बहुत ढीला ढाला बंधा हुआ है वो यूक्रोमेटिन, और जो बहुत टाइट से बंधा हुआ है वो हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन अनुलेखन के लिए सक्रिय होते हैं और हेटेरोक्रोमेटिन अनुलेखन के लिए सक्रिय नहीं होते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में, वो क्या है कि यूक्रोमेटिन को जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से, जब स्टेनिंग करते हैं, जब हम इसको रंगते हैं, तो इस पर हल्का रंग आता है। इस पर कैसा रंग आता है, हल्का रंग आता है। मतलब हल्का रंग समझ रहे हैं ना, हल्का रंग और गाढ़ा रंग। और जब इसको हम रंगते हैं हेटेरोक्रोमेटिन वाले भाग को, तो ये रंग कैसा आता है, गाढ़ा रंग आता है। मतलब ये पूरे गाढ़े तरीके से रंग जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप से। इसको थोड़ा धुंधला हमको नज़र आएगा क्योंकि ये अच्छे से रंग नहीं पाते हैं, हल्का रंग इस पर चढ़ता है और इस पर पूरा रंग चढ़ जाता है, ये गाढ़े रंग के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अंतर भी जो है आपको स्पष्ट हो रहा है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या अंतर है, ये भी आप समझ में आपको आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने जो आपको पैकेजिंग बताई है, जितनी भी चीज़ें बताई है, वो किस केस में बताया है, हमने पहले वाले केस में बताया है। और इस केस को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट, है ना। यानी कि यूकैरियोटिक के केस में हमने आपको यहाँ पर क्या बताया है, डीएनए यहाँ पर ये डीएनए कुंडली का पैकेजिंग बताया है। ठीक है ना। सुकेंद्रिकियों में हमने आपको क्या बताया कि डीएनए का पैकेजिंग बताया। तो यहाँ पर आपको बहुत जटिल दिखता होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नज़र आता होगा। तो यूकैरियोटिक में बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिलतम तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि पैकेजिंग होता है। लेकिन जब हम प्रोकैरियोट की बात करें, किसकी बात करें, जब हम प्रोकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट हम किसे कहते हैं, असीम केंद्रकी। प्रोकैरियोट का मतलब क्या हुआ, असीम केंद्रकी। ठीक है। तो प्रोकैरियोट में के केस में क्या है, हम सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोट के केस में ये कोशिका है और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि कहने का मतलब जो केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं है। यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर एक और लेयर का ये मेम्ब्रेन है, झिल्ली मौजूद होती है। और इसी के अंदर में क्या होता है कि आपको इस तरह से कुछ क्रोमेटिन नज़र आता है। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ क्रोमेटिन इसके अंदर में नज़र आता है। तो ऐसे कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं और ऐसे जीव को यूकैरियोटिक जीव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोट के केस में क्या है, तो प्रोकैरियोट के केस में बात ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा तब तो ये पूरा इस तरह से पूरे कोशिका में इस तरह से बिछा हुआ मिलेगा आपको, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में नहीं है, फिर भी जो क्रोमेटिन है वो पूरे कोशिका में फैला हुआ आपको नहीं दिखेगा। तो ये किस तरह से दिखेगा, तो ये आपको एक ख़ास रीजन में, ये आपको एक ख़ास क्षेत्र में ही नज़र आएंगे। सपोज़ दैट कि ये एक ख़ास क्षेत्र है, रीजन है, और इसी रीजन में आपको क्या दिखेगा, आपको डीएनए नज़र आएगा। खास करके डीएनए और खास करके आरएनए भी मौजूद होते हैं प्रोकैरियोट में। तो आपको कुछ इस तरह ये लूप बनाकर ये रहता है, लूप बनाकर, लूप समझते हैं ना, इस तरह से लूप बनाकर ये आपको मौजूद होंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, फिर भी ये एक ख़ास रीजन तक क्या हो गए हैं,
खास रीजन तक जो है सिमट कर रह गए हैं। इस रीजन को, जिस रीजन में ये केंद्रक तो नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है, लेकिन एक खास रीजन में ये सिमट कर रह गए हैं, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस रीजन का एक नाम होता है केंद्रकाभ। इसे हम बोलते हैं केंद्रकाभ। इसे हम लोग केंद्रकाभ बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। समझ में आ गई? तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहने के बावजूद भी ये एक खास क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं, पूरे कोशिका में नहीं फैला रहता है। इस खास क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रकाभ कहते हैं। उसके बाद जो बात जैसी थी पीछे वाली, वो सारी बात वैसे ही है कि यहाँ पर भी डीएनए आरएनए जो भी है वो कैसा है? वो अम्लीय प्रकृति की है। वो क्या है? वो अम्लीय प्रकृति की है। और यहाँ पर हिस्टोन तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोटीन पाए जाएंगे जो कैसे चार्ज के होंगे? तो जो पॉजिटिव चार्ज के होंगे और ये नेगेटिव चार्ज के होंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होंगे? इस तरह से लिपट कर इस रीजन में सिमट जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से डीएनए का पैकेजिंग या आरएनए का पैकेजिंग हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो प्रोकैरियोट असीम केंद्रकीयों पे आपको सिंपल नज़र आ रहा है, साधारण सी यहाँ पर डीएनए पैकेजिंग, आरएनए पैकेजिंग होती है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए, आज का जो हमारा ये क्लास था डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आपको आई होप बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया, कोशिश की है मैंने, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपसे यहीं पर फिर से मुलाकात होगी। गुड बाय।